नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के जीव विज्ञान में परिवहन। और परिवहन में देखने वाले हैं जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। ऐसे जंतुओं में परिवहन मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है: रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। रक्त क्या है हम देखने वाले हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त देखने वाले हैं कि तरल संयोजी ऊतक क्यों है। ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो आपका रक्त पढ़ने वाले हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त का 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। रक्त कह सकते हैं कि 2 भागों से मिलकर बना है। पहला जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। तरल भाग प्लाज्मा होता है। और आपका ठोस भाग रक्त कणिका होती है। ठोस भाग रक्त कणिकाएं होती है। ये आपका ठोस भाग है। रक्त 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। तरल भाग प्लाज्मा होता है और ठोस भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। और प्लाज्मा में देखने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा में यानी पूरे रुधिर का लगभग यह 95% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, यूरिया पाया जाता है और उत्सर्जित कुछ और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, ग्लोबिन्स प्रोटीन पाया जाता है, एब्लोमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें प्लाज्मा देखने वाले हैं तो प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 55% होता है। और जो ये आपका लाल रक्त कणिकाएं होता है यह आपका पूरे रक्त का 45% होता है। या बता सकते हैं कि पूरे वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यह पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, थोड़ा महिलाओं में कम होता है। यानी आपका रक्त का हिसाब जो होता है वह आपका 5 से 6 लीटर होता है। या तो आप इतना कह लें कि वजन का 7% आपका रक्त होता है। यानी आपकी वजन का 7% रक्त होता है। आपकी वजन का 7% रक्त होता है। प्लाज्मा जो होता है एक तरल भाग होता है, हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है। और प्लाज्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो प्लाज्मा है यह आपका ब्लड का 95% यानी पूरे रक्त का 95% होता है। और जो आपका प्लाज्मा में 90% आपका जल होता है और आपका 7% प्रोटीन होता है। 7% प्रोटीन होता है और आपका 3% अन्य पदार्थ होते हैं। आपका 3% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ का मतलब होता है इसमें यूरिया होता है, हार्मोन्स होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। और प्लाज्मा जो होता है यह एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में हिपैरिन जैसे पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, ग्लोबिन्स प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन्स प्रोटीन पाया जाता है और ये सारे पाए जाते हैं। और प्रोटीन में देखने वाले हैं जो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% अन्य पदार्थ होते हैं। अब प्रोटीन में जो देखने वाले हैं ये आपका प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है
फाइब्रोनोजिन, हिपैरिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, और एल्बुमिन प्रोटीन। ये आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन्स और ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये आपका फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन होता है, ये आपका जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और ये आपका होता है, ये भी रक्त को ना बनने में सहायक होता है। ये भी रक्त को थक्का बनाने में ना सहायक होता है। हिपैरिन का मतलब होता है, ये जो आपका फाइब्रोनोजिन होता है, यह रक्त को थक्का बनाता है। पर जो हिपैरिन होता है, आपकी नसें में जो ब्लड घूमती है, उससे थक्का न बने, वो हिपैरिन का काम होता है। जो रक्त में थक्का ना जमने दे, वो हिपैरिन का काम होता है। और फाइब्रोनोजिन रक्त को थक्का बनाता है, हिपैरिन रक्त को थक्का नहीं बनाता है। अगर हिपैरिन का रक्त में थक्का नहीं बनाने देता है, नहीं तो आपकी रक्त क्या होगी, थक्का बन जाएगा। तो थक्का बन जाएगा तो हृदय आपका पंप ना कर पाएगा। इसका हिपैरिन जो होता है, रक्त को शरीर में थक्का नहीं बनने देता है। शरीर में थक्का नहीं बनने देता है। पर हिपैरिन का जो निर्माण करना है, वह यकृत करता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है, यह एंटीबॉडी निर्माण करते हैं। और यह रक्त में समतुल्य रखते हैं, या रक्त में सुचारू रूप से कार्य करने का काम करते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन एंटीबॉडी भी बनाने में सहायक होते हैं। और प्लाज्मा जो होता है, वह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी कारक, जैसे में जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग होते हैं, वो शरीर में प्रवेश करते हैं, तो प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्लाज्मा, जैसे आजकल कोरोना काल का जो दौर चल रहा है, उसमें भी जो प्लाज्मा थेरेपी आप सुने होंगे, तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति में जब कोरोना वायरस प्रवेश किया होगा, तो उसमें एंटीबॉडी बना होगा। वही एंटीबॉडी जो प्लाज्मा बनाता है, यही प्लाज्मा को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है, जिससे कि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। और इसमें देखने वाले हैं, फाइब्रोनोजिन तो हो गया आपका, हिपैरिन भी हो गया, और ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन, ये सारे चीज़ें हो गए हैं। और आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा या आप सीरम कह लीजिए। सीरम किसे कहा जाता है? सीरम, यानी सीरम उसे कहा जाता है प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है तो क्या बच जाता है? वह प्लाज्मा बच जाता है। और जो फाइब्रोनोजिन होता है, वह रक्त को इसको थक्का बनाने में सहायक होता है। और इसे फाइब्रोनोजिन निकाल देंगे तो प्लाज्मा थक्का के रूप में नहीं बनेगा, यह एक सीरम हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रक्त कणिकाएं देखने वाले हैं। और प्लाज्मा जो होता है, वह तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे द्रव पाए जाते हैं जो कि जीवाणुओं से लड़ने में कार्य करता है। और इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन का परिवहन होता है, और इसी से जल की आपूर्ति होती है। और इसकी कमी, अगर प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो थोड़ा हाथों पैरों में सूजन भी आ जाती है। प्लाज्मा के बाद देखने वाले रक्त कणिकाएं।
रक्त कणिकाएं यह ठोस पदार्थ होता है, यह ठोस भाग होता है। रक्त कणिकाएं यह ठोस भाग होता है, रक्त कणिकाएं यह ठोस भाग होता है रक्त का। और रक्त कणिकाएं का भी मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। और कणिकाएं का मतलब होता है कि इसमें सेल में इसका यानी कोशिका में इसकी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे रक्त कणिकाएं कहते हैं। और रक्त कणिकाएं को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, वो होता है आरबीसी और एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक आपका होगा प्लेटलेट्स। आपका प्लेटलेट्स यानी रक्त कणिकाएं भी 3 वर्गों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। और आरबीसी का एक यानी आरबीसी को हम बोल सकते हैं कि आरबीसी को आप आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। और आपका जो आपका इसको बोला जाता है संयुक्त रक्त कणिकाएं। और आरबीसी पहले देखते हैं, तो आरबीसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में एक पाया जाता है प्रोटीन, जो कि वह होता है हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के बीच में ही स्थित रहता है। और इसका कार्य होता है आपका ऑक्सीजन को इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन बनाता है। बंधन बनाता है। तो जो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वह एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन तो बनाता है, पर हीमोग्लोबिन में 2 एक ऐसे चीज पाए जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन में एक हीम पाया जाता है, और एक पाया जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। एक होता है आपका हीम, जो हीम का मतलब होता है आयरन, इसका मतलब Fe। और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। आपको बता दें कि जो आपका हीम प्रोटीन पाया जाता है वह 4% पाया जाता है, और ये आपका 96% पाया जाता है। यानी हीम जो आयरन पाया जाता है वह 4% पाया जाता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका पाया जाता है 96%। यानी आप बता सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं उसे कहा जाता है जिसके केंद्रक में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन बनाता है। यानी जो आरबीसी होता है वह आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधन बनाता है। और हीमोग्लोबिन में 2 मुख्य अवयव पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। हीम का मतलब होता है आयरन, जो आयरन पाया जाता है वह 4% पाया जाता है, और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वह 96% होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका
हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है, रक्त लाल दिखता है या रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। एक ऐसा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें आरबीसी में उपस्थित होता है और आरबीसी में उपस्थित होने के कारण ही यह रक्त लाल दिखता है आरबीसी। और जो आपका आरबीसी होता है वह आपका आरबीसी जो आरबीसी है उसमें आरबीसी वाला में देखने वाले हैं कि इसे लाल रक्त कणिकाएं तो कहा जाता है, पर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि माजा में होता है, अस्थि माजा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि माजा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि माजा में होता है। जो आपका अस्थि माजा होता है वह बोन मैरो, जो मोटी हड्डियां होती है, जो आपकी हड्डियां होती है, जो आपकी हड्डियां होती है, पैरों की, जांघों की हड्डियां, उसमें इसमें भरा होता है एक अस्थि माजा। इसी में निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का। इसमें निर्माण होता है आरबीसी का। इसमें निर्माण होता है, अस्थि माजा में निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? और आरबीसी ब्लड बैंक कह ले। आरबीसी का ब्लड बैंक क्या होता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह पलिया होता है। और आरबीसी का ब्लड बैंक भी पलिया होता है। आरबीसी का जो आपका कब्रिस्तान जो होता है वो पलिया होता है। आरबीसी का ब्लड बैंक जो होता है वो आपकी पलिया ही होता है। और जो आपका आरबीसी अधिक मात्रा में हो जाता है वो पलिया में स्टोर हो जाता है। जो 120 दिन के बाद जो आरबीसी का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह नष्ट होने के लिए पलिया में चला जाता है। पर जो आरबीसी का ब्लड बैंक का अर्थ होता है कि आरबीसी में जब शरीर में रक्त अधिक बढ़ जाती है, यानी रक्त कोशिकाएं यानी रक्त कणिकाएं अधिक आरबीसी बनने लगता है तो आरबीसी स्टोर हो जाता है पलिया में हो जाता है। और ज़रूरत के अनुसार पलिया उसे मुक्त करता है। और आरबीसी बढ़ने का कारण होता है कि जब आप ऊंचे पहाड़ियों पर जाते हैं, 2-4-10 दिन घूम कर आते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होती है ऊंची पहाड़ियों पर, और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसी के कारण आरबीसी के पास मैसेज आता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी बंधन हीमोग्लोबिन सही से नहीं बना पा रहा है। तो इसीलिए आरबीसी का निर्माण बढ़ा दिया जाता है शरीर में। और 10 दिन के बाद आते हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जिक महसूस करेंगे, क्योंकि आरबीसी ऊंचाइयों पर जाने के बाद आरबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाएं को कहा जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है लिकोसाइड्स कहा जाता है। ये डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइड कहा जाता है। लिकोसाइड डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण जो होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, यानी इसका निर्माण जो होता है, इसका भी निर्माण होता है आपका अस्थि माजा में। इसका भी निर्माण होता है अस्थि माजा में, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह
3 से 4 दिन होता है, वह 3 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो होता है वह 3 से 4 दिन होता है। और WBC का भी निर्माण कहाँ होता है, तो आपका पाया जाता है यह अस्थि माजा में ही WBC का भी निर्माण होता है। और WBC को लिकोसाइड कहा जाता है। WBC में WBC जो होता है वह रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा के काम करता है, रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा के काम करता है WBC। और WBC यह रंगहीन होता है, WBC यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है। WBC यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता है। और आपको बता दें कि WBC के अधिकता से, WBC के वृद्धि से यानी WBC के वृद्धि से यानी श्वेत रक्त कणिकाएं की वृद्धि से इसमें लिकोसाइट बीमारी होती है जिसे कहा जाता है रक्त कैंसर, जिसे कहा जाता है रक्त कैंसर। यानी WBC का अधिक बढ़ने से रक्त कैंसर हो जाता है। और WBC का WBC के कमी से आपका लिकोसाइटोपिया हो जाता है, आपको लिकोसाइटोपिया हो जाता है जो कि रक्त के WBC के कमी से। और आपको बता दें यहाँ पर भी RBC के कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। WBC के कमी से रक्तलाप हो जाता है। और इसके बाद देखने वाले हैं प्लेटलेट्स। यह जीवाणुओं से ये जो आपका WBC होता है यह जीवाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। और इसमें देखने वाले हैं प्लेटलेट्स क्या होता है इसमें देखने वाले हैं। अब प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स या इसे बिम्बाणु कहा जाता है, रक्त पट्टिकाणु कहा जाता है। और बिम्बाणु को यानी बिम्बाणु को इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो प्लेटलेट्स को रक्त को थक्का बनाने में यानी शरीर जो कट जाता है उसके थक्का बनाने का कौन काम करता है, तो यह प्लेटलेट्स ही होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, जो आपका प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल आपका प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, यह लगभग 7 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल आपका 7 दिन होता है। और RBC जो आपका पाया जाता है, आपका RBC जो होता है वह पुरुषों में जो होता है वह 50 लाख प्रति mm³ होता है। और जो RBC जो आपका पाया जाता है महिलाओं में जो आपका RBC पाया जाता है वह 45 लाख पर mm³ पाया जाता है। RBC पुरुषों में अधिक होते हैं और RBC महिलाओं में कम होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है, जो आपका प्लेटलेट्स होता है वह 6000 से 8000 जो होता है वो mm³ पाए जाते हैं, वो 6000 से 8000 mm³ पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह 7 दिन होता है। और आपका RBC का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। और WBC का जो जीवन काल होता है वह 3 से 4 दिन होता है।
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का दो भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक होता है ठोस भाग जो आपकी रक्त कणिकाएं होते हैं। और आपका जो प्लाज्मा होता है वो चिपचिपा हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है और प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं और अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 90% जल से और 7% प्रोटीन से और अन्य 3% कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से मिल। मुख्य प्रोटीन जो होते हैं वो आपका फाइब्रोनोजिन होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं, हिपैरिन होता है प्रोटीन होते हैं और प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और हाँ, आरबीसी जो होता है आपका, जो आरबीसी के सतह पर, यानी आरबीसी के सतह पर जो आरबीसी के जो आपका सतह होता है, आरबीसी के सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं। एंटीजन का मतलब होता है कि एंटीजन उपस्थित होते हैं। इसमें एंटीजन ए होता है, बी होता है, एंटीजन इस पे उपस्थित होते हैं। इसी से पता चलता है कि कौन सा एंटीजन उपस्थित है तो वह कौन सा ब्लड ग्रुप है, वह एंटीजन के कारण पता चलता है। और WBC का जीवन काल आप तो समझ गए 3 से 4 दिन होता है। WBC एक सैनिक की तरह ही काम करता है लड़ने में। इसमें सबसे बड़ा जो आपका रक्त में पाया जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा सैनिक होता है और प्लेटलेट जो होता है वह आपका डिम्बाणु या रक्त पट्टिकाणु या इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त को थक्का बनाने में जो विटामिन होता है वह के विटामिन होता है। जो रक्त को थक्का बनाता है वो विटामिन के होता है। जो रक्त का थक्का बनता है वह 4 से 5 मिनट या 5 से 6 मिनट के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता